जो मॉडल था वो सिमिलर है ना बिल्कुल सोलर सिस्टम से, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हम इसको सोलर सिस्टम ही मान लें, जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है, अगर हम ये मान लें कि चलो बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, ठीक है, करेंगे ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है, ठीक है। लेकिन अब चेंज क्या होगा यहां पर, अब चेंज ये है कि अगर हम सिंपल बात करें फोर्स की, जो हमें अगर ये मासेस होते सिर्फ मासेस होते तो लगता वो क्या होता, अपन आर स्क्वायर ये लगता, ठीक है। लेकिन यहां पे दूसरी चीज जो देखने लायक है वो क्या है कि दे आर चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज है ये, तो यहां पर भाई ये काम तो नहीं आने वाला है क्योंकि चार्ज बॉडी है। और मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल ये कहते हैं कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है और वो अगर कंटिन्यूअस एक्सिलरेटेड है ना, अगर स्फेरिक ये गोल गोल घूम रहा है तो क्या हो रहा है, स्पीड चलो इसका कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, स्पीड कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यानी एक्सिलरेशन हो रहा है यहां पर। और कोई भी बॉडी जो एक्सिलरेटेड है वो क्या करेगी, रेडिएशन एमिट करेगी, और अगर रेडिएशन वो एमिट करेगी तो फिर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करना इंपॉसिबल हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है, फॉल डाउन हो जाएगा। और इस चीज को होने में लेस देन 10⁻⁸ सेकंड लगेगा, एविडेंसेस ये कहती हैं। तो यहां से तो स्टेबिलिटी हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एविडेंस नहीं दे पाया, ठीक है, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि ये थ्योरी क्या हुई, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल कर गए, ठीक है। इसके साथ ये स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए, ठीक है, कि क्यों डिफरेंट एटम जो है डिफरेंट तरीके की स्पेक्ट्रम देते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ कलर है, ठीक है, क्यों जो है डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां पे, ठीक, तो ये थे इनके ड्रॉबैक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अगर ये थ्योरी मान लो अगर सही होती तो आज कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी हम नहीं बता पा रहे, ठीक। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और कुछ छूटा नहीं ना इसमें, चलो। एक चीज और जो ये नहीं बता पाए थे, ये देखो, वो था पहले तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें, मतलब ऑर्बिट्स में या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में लोग कुछ नहीं बता पाए थे। और एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, ठीक है, यानी उनकी एनर्जी क्या होगी इसके बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाए थे, तो ये इनकी लिमिटेशन थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत में। चलो अब आ जाते हैं इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगली थ्योरी आई वो बोर की आई, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल, इसकी आई बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हमें वेव वगैरह समझना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें वेव समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो गया, तो अब हमें वेव की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। यहां पर हम लोग पार्टिकल डुअलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेव की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जैसे क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, वेव के बारे में थोड़ी जानकारी बटोरना, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो वेव बेसिकली दो तरीके की हो सकती हैं, दो तरीके की वेव्स हो सकती हैं, कैसी कैसी, एक वो जिनको मीडियम चाहिए, एक वो जिनको मीडियम चाहिए, और दूसरे वो जिनको मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, जिनको मीडियम चाहिए वो कौन सी है, जैसे साउंड वेव हो गई, हम बोले और मीडियम ना रहे तो ना तुम सुन पाओगे ना मैं कह पाऊंगा, मतलब बोल तो पाऊंगा ही पर पहुंचेगा नहीं तुम तक, ठीक है ना। तो मीडियम के जैसे साउंड वेव्स हो गए, ठीक है, और जिनको मीडियम नहीं चाहिए होती हैं दे आर ईएम वेव्स, ईएम वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं,
ठीक है, लाइट रे उसमें का एक एग्जांपल है, मतलब उसका एक पार्ट है, लाइट जो हमारी है वो एक पार्ट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बहुत ही लंबी सीरीज है। ठीक है, और इनको हम जो है वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे समझ सकते हैं। अगर हम देखना चाहें तो ये तुम्हारा कुछ वेरी करेगा 10⁻⁻14 से लगाए 10⁻4 तक, इतनी लंबी जो इसमें क्या है हमारा ईएम वेव जो वो इतने लंबे कैटेगरी में बटा हुआ है। पर इन सबको समझने के लिए हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में हमने ईएम वेव्स को तोड़ दिया, जो कुछ इस ऑर्डर में है। देखो CGX UVI MR, क्या है CGX UVI MR, यानी कि कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, क्या है CGX UVI MR, कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। और ये इधर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, हाँ, कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव। किसका, पूरे का CGX UVI MR। ठीक है, CGX UVI MR। ठीक है, ये क्या है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है, हमें याद करना है। और अभी हम फोकस किस पे हैं, किस पे फोकस करेंगे, इस विजिबल वाले पार्ट पे। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे तो इस विजिबल वाले पार्ट को बस हम देखेंगे। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा बाबू, विजिबल को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आता है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, 7 कलर। ठीक है ना, ये विबग्योर हमारे किस में आ रहे हैं, विजिबल में आ रहे हैं। और अगर इनका हम रेंज देख लें तो वो तुम्हारा 380 नैनोमीटर से लगाए 720 730, ठीक है, इसके अराउंड होता है ये। ठीक है ना, ये हमारा रेंज है किसका, विजिबल, जो विजिबल हमारे स्पेक्ट्रम है उसका रेंज यही है। ठीक है, इससे पहले इसके बाद हमें दिखता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत में। तो यहां तक ये हो गया ईएम वेव्स की। अब बाबू ईएम वेव है तो ईएम वेव को अब हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, ईएम वेव को हम लोग समझते हैं क्या होता है। ईएम वेव में क्या आ रहा है बाबू, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मैग्नेटिक, यानी दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो एक 3D सिस्टम समझते हैं ना। 3D सिस्टम में अगर समझे तो मान लो हमारा कोई वेव है जो ऐसे इधर प्रोपोगेट कर रहा है, इस तरफ वो आगे प्रोपोगेट कर रहा है। अब इसको तुम क्या करो, इसको तीनों कोऑर्डिनेट पे बना लो इस तरीके से। तीसरा किधर बनाओ जी, इधर बनाते हैं। ठीक है ना, ये 3 हो गए। अब क्या होगा, अगर तुमको देखना है, मान लो इसका अभी ऐसे तो 4 हो जाएंगे ना, फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। तीसरा तो था ही ना, उसे मिटा के भी काम हो सकता था। मान लो ये हो गया, इधर इसका प्रोपोगेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो अब मान लो ये वेव ऐसे चल नहीं आगे की तरफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी मान लो अगर उसको तुम इस तरीके से ले लो। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो अब परपेंडिकुलर क्या बचता है, ये हिस्सा बचता है, यानी कुछ इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से समझ रहे हो, यानी प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बताते हैं हम लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहां से हमें ईएम वेव के बारे में पता चल गया। ईएम वेव की हमने वो देख लिया, रेंज देख लिया। ठीक है, ईएम वेव में क्या क्या आता है ये देख लिया। ईएम वेव जो ये विजिबल रीजन है उसको हमने एक्सपेंड करके देख लिया। ठीक है, पूरी चीजें क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अब इसकी, एक मिनट चिल्लाओ नहीं, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोई वेव है, ठीक है ना, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो देखो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ये क्या होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। अब हो गया, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ट्यूड, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, यानी यहां से लगा है यहां तक की, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, उससे जितने वेव्स पास कर जाएंगे एक सेकंड में, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ पर्टिकुलर सेकंड इज नोन एज वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वहां से हमें पता चल जाएगी, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, क्रेस्ट हो गया और ट्रफ हो गया। कोई और दिक्कत में, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड एंड इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ। ये बेसिकली तुम वेव नंबर की डेफिनेशन, डेफिनेशन वैसे मैं इतनी याद नहीं रखता हूं। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर इज वेव नंबर, ठीक है ना। और कोई दिक्कत, ऐसा बहाल है यार। ये तुमको वेव दिख रहा है, जितने भी ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो सब क्रेस्ट हैं और नीचे वाले सब ट्रफ हैं। हाँ, ये लाइन देख लो, ऐसे याद कर लो इसे। इसके लिए तुम जो है मैथ्स वाले सर से वो कर सकते हो ना, उनसे पूछ लेना कहाँ कहाँ होगा, वो सब एकदम प्रॉपर निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि उसकी नीड यहाँ नहीं है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। नहीं, उस तरीके से मैं भी समझा सकता, पर मुझे लगा उसकी यहाँ नीड क्या है। हाँ, मैं भी समझ गया। चलो आ जाओ, ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। चलो एक रिलेशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। और यही से हमें क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू सी बाई लैम्डा, या फिर लैम्डा इजकल टू सी बाई न्यू, ठीक है ना। एच सी बाई लैम्डा इज एनर्जी, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ई इजकल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, वो आ गया। क्या लिखा है बताओ, न्यू लैम्डा इजकल टू सी, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या लिखा है, जस्ट इसी को तो रीअरेंज किया मैंने, और तीसरा भी रीअरेंज कर दिया, ठीक है। देख लो, यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात करते हैं। चलो यूनिट बताओ पहले पहले मुझको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, या फिर और कुछ, और बताओ, हर्ट्ज हो गया, और पर सेकंड, या फिर सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, ठीक है ना, ये होती है इसकी यूनिट। और क्या हो गया, लैम्डा की यूनिट, तो टी टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड किसमें नापोगे, सेकंड में, तो 1/T, टी को सेकंड होगा तो सेकंड इनवर्स आ गया यहां पर, ठीक है ना, टी टाइम पीरियड ना।
इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर हो सकती है या फिर सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नैनोमीटर मान लेते भैया। और कुछ, मीटर की तो यूनिट है ना वो। हाँ। और देख लो वेव नंबर की यूनिट, वेव नंबर की यूनिट क्यों नहीं होगी, कहाँ रिलेटिव है, 1/λ है, हर्ट्स। तो इसका मतलब ये और वो दोनों सेम हो जाएगा, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब ना। बिल्कुल हो सकता है, कौन मना कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। मैंने तो स्टैंडर्ड बता दिया तुमको। अब तुम इसमें कोई भी लगा, नैनोमीटर लाओ, एंगस्ट्रॉम लाओ, किसी में तुम तो लिख सकते हो उसको, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। कौन तुमको रोका है इसको बनाने से, ठीक है, कहीं पर तुम ले जाओ उसको, बोलो। वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। यहां पर देखो, अभी पीछे देखा गया, ये रहा, ठीक है ना। पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स, ये बता रहा है, ठीक है ना, यही है ना उसका मतलब, वेव नंबर पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स, दैट इज द वेव नंबर। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। चलो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। चलो ये हो गया, क्वेश्चन लिखो। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया क्या। चलो ए, इस वाली को ही कर दो, इसको कर दो, प्रॉब्लम 2.3 करो। शांत रहो। ये वाला क्वेश्चन करो, सबको बोला मैंने, इसको बोलो उठने को, ये पीछे।
सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 1368 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्स। 10 टू द पावर 3 हर्ट्स। और किसी ने ये किया नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा चलो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? चलो, लैम्डा क्या होगा? किसके बराबर होगा लैम्डा? सी अपॉन कितना आ रहा है? सॉल्व करो इसको, बताओ। फिक्स ये कर लो, हो गया। कैसे नहीं आया? डेसिमल शिफ्ट कर दिया मैंने। हो गया ना, ये देखो। ठीक है, अब क्या ये आ गया? इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर ले जाओ, कितना आएगा? ये आ रहा है। हाँ तो ठीक है, ये आ रहा है, यही आ रहा है। अब कितना आ रहा है ये देखो। वैसे भी यहां पे साफ साफ लिखा हुआ था क्या? रेडियो वेव्स है। कहा गया? स्टेशन दिख रहा है ना, विविध भारती स्टेशन, तो रेडियो वेव ही है ये। ठीक, तो आंसर हमारा सही है, मतलब बोलो कौन सा ये? अच्छा, कॉमा है वो। किसका किसका ये आंसर आया था? मीटर में आया था। चल, आ गया ना 219.3 मीटर। ठीक है ना, यहां पे देख लो। ठीक है, ये मतलब 0.2 आ रहा है यहां पर। चलो नेक्स्ट। तभी भी तो दिख ही रहा है। हाँ वही करने जा रहा हूँ जी। हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास करो मैं। छोड़ो छोड़ो, ये कुछ हो रहा है इसमें। आएगा, क्यों नहीं आएगा? चलो करो, इसको सॉल्व करो। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा मैं। यार मैं जो खेल नहीं रहा हूं, हो नहीं रहा ये। चुप, काम करो। जल्दी ये खत्म करो।
देखो आंसर पूछा किसमें, बस ये तुमको ध्यान देना, बाकी सारे काम हो जाए। आ गया है सबका, आ गया है? क्वेश्चन नहीं है समझ में? क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनो पहले, कि वॉयलेट है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वॉयलेट से रेड में जा रहा है, यहां तक एक्सटेंड करता है, वो बता रही है। 400 nm जो वॉयलेट की क्या है, वेवलेंथ है, और 750 रेड की है। तुम्हें बस जो है उसको वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में बताना है, यानी तुमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इसकी। तो फाइंड आउट करने में दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत तुम लोग को हो रही होगी, देखो 400 nm दिया हुआ है, एनएम दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसको लिख दोगे 4 इंटू 10⁻7 -7 मीटर। सॉल्व कर दो फिर से। ये कर दो वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन एक बता दो फिर। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। वेव नंबर, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है? अच्छा इतना आ रहा है, सही है ये, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे बाबू। 0 ये कैसे लिखे, 0.01? तब क्या साइंटिफिक नोटेशन में इसको करो, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखो इसको। क्या 10/6 क्या यूनिट? यूनिट बताओ, मारा तुक्का मार रहे हो? यहां पर देखो ना भाई, तुमने किसको किस पे कन्वर्ट किया? आंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट किया होगा तो पर मीटर आ रहा होगा, सेंटीमीटर तक ले गया होगा तो पर सेंटीमीटर आ रहा होगा। ये तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कहां तक ले जा रहे हो उसको, उसके हिसाब से तुमको सी वैल्यू, सी तो यहां लगेगा नहीं खैर, तो यहां से निकालो। देखो अगर 10⁻6 है तो पर मीटर में आया है, और 4 है तो पर सेंटीमीटर में आया। यूनिट का ध्यान देना, यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे? बोलो। कैलकुलेशन पे कुछ नहीं, कैलकुलेशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा। कोई दिक्कत और? ये निकल गया इसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी लोग पीछे निकल गए तुम्हारे ग्रीन हाउस हमारा, तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो आपस में बात करके कि भाई तेरा भी नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ, दोनों सेम है भाई भाई। ऐसे थोड़ी ना कोशिश होता है। कोशिश कर रहे हो? हो गया कोशिश खत्म?
आंसर आ गया 10 पावर यूनिट। हाँ भाई, सेकंड से यूनिट, सेकंड इनवर्स पर सेकंड यानी कि, ठीक है। 5.17 10 पावर 14 पर सेकंड आया है ना, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।